सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है निदानात्मक आकलन, भावी कथनपरक आकलन, निर्माणात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। तो पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी के विचारों की अधिगम प्रगति को जानने, समझने और सुधारने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे शिक्षणकालीन या निर्माणात्मक आकलन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अध्यापक और विद्यार्थी को लगातार यह पता लगता रहे कि पढ़ाते समय अधिगम सफल है या असफल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी निर्माणात्मक आकलन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है जांच सूची, निर्धारण मापनी, आंकिक मापनी, नियमावली। तो इनमें सामाजिक कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नियमावली होती है। सामाजिक कौशल व्यवहार के घटक होते हैं जो किसी व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समझने, सीखने और अनुकूलित व्यवहार करने में मदद करती है। इसलिए इनमें ऑप्शन नंबर डी नियमावली इज आ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है यशपाल समिति, राष्ट्रीय महिला आयोग, राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन सन 1992 में हुआ था। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। इस समिति के द्वारा कहा गया कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूली बस्ते का बोझ औसतन भार लगभग 4 किलो हो। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए यशपाल समिति, जिसके द्वारा कहा गया कि स्कूल के बस्ते का बोझ कम होना चाहिए। प्रश्न है, पठन की विकासात्मक अवस्था में जब बालक को अक्षर को जोड़ने में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक अवस्था, आर्थोग्राफिक अवस्था, मिश्रण अवस्था, चित्रात्मक अवस्था। तो पठन की विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षर को जोड़ने से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे आर्थोग्राफिक अवस्था कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आर्थोग्राफिक अवस्था बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है CSIR, NAAC, NCERT, EMMRC। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT द्वारा विकसित शिक्षकों के व्यावसायिक कार्य की मर्यादा में वृद्धि हेतु उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करने एवं व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए प्रयास करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी NCERT इज आ करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से। तो सूची 1 में है बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का प्रतिमान, बहुविभात्मक प्रज्ञा, भावात्मक प्रज्ञा। सूची 2 में है डेनियल गालमैन, होवार्ड गार्डन, LL थास्टन, JP गिलफोर्ड। तो इनमें हमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो हम जानते हैं पहला जो बहुकारक सिद्धांत है वो दिया है हमारे LL थर्स्टन ने। तो बहुकारक सिद्धांत को मिलाएंगे हम LL थर्स्टन से। दूसरा है बुद्धि की संरचना का प्रतिमान, ये दिया है हमारे JP गिलफोर्ड ने।
तो इसे मिलाएंगे हम जेपी गिलफोर्ड से। बहुविवाहात्मक प्रज्ञा जो दी है वह है होवार्ड गार्डन से, तो इसको मिलाएंगे होवार्ड गार्डन से। अगला है भावात्मक प्रज्ञा यानी बुद्धि, तो इसे दिया है हमारे डैनियल गोलमैन ने, तो भावात्मक प्रज्ञा को मिलाएंगे डैनियल गोलमैन से। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सातवां प्रश्न भी है सूची 1 और सूची 2 से। तो सूची 1 में है भारतीय विचारक और सूची 2 में है पुस्तकों के नाम। सूची 1 में है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, और उनकी पुस्तकें हैं आ लाइफ डिवाइन, वर्तमान भारत, दी होम एंड दी वर्ल्ड, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो हम जानते हैं महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी होम एंड दी वर्ल्ड, और श्री अरविंद जी ने आ लाइफ डिवाइन, और स्वामी विवेकानंद जी ने वर्तमान भारत। प्रश्न है सांख्य दर्शन में सर्ग को माना जाता है। एक ऑप्शन है प्रयोजन मूलक प्रक्रिया, रेखीय प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, अभिनव परिवर्तन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इनका सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है। सांख्य दर्शन में सर्ग को प्रयोजन मूलक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। सत्व, रज, तम को क्रमशः शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण वर्ण का कल्पित किया गया है। इन तीनों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। ये गुण प्रकृति के अंगभूत तत्व हैं, अर्थात यहाँ सांख्य दर्शन में सर्ग को ऑप्शन नंबर ए प्रयोजन मूलक प्रक्रिया माना जाता है। प्रश्न है WBL का तात्पर्य है। ऑप्शन है वाइड बेस्ड लर्निंग, वेव बेस्ड लर्निंग, वेव वायस्ड लर्निंग, वेव बेस्ड लिसनिंग। तो वेव आधारित अधिगम इंटरनेट की सहायता से विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को निर्देशात्मक विवरण उपकरण के रूप में विद्यार्थियों को प्रदान करता है। इसे ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग भी कहा जाता है। अतः इसमें WBL का तात्पर्य ऑप्शन नंबर बी वेब बेस्ड लर्निंग है। प्रश्न है मानव अधिगम संदर्भ के बारे में कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित प्रविधियों को क्या शीर्षक दिया गया था। ऑप्शन है स्वसंयमन अधिगम, आग्राही अधिगम, आत्म प्रेरित अधिगम, खोजपरक अधिगम। तो कार्ल रोजर्स के अनुसार मानवीय अस्तित्व के अन्य महत्वपूर्ण आयाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मगत रूप में स्वतंत्र है। उसके जीवन का स्वरूप उसके व्यक्तित्व, वर्ण एवं जिम्मेदारी पर निर्भर होता है। वस्तुतः वह स्वयं का निर्माता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव अधिगम संदर्भ के बारे में कार्ल रोजर्स का जो शीर्षक है वह है ऑप्शन नंबर सी आत्म प्रेरित अधिगम। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सावित्री आ लीजेंड एंड सिंबल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद। तो सावित्री आ लीजेंड एंड सिंबल महर्षि अरविंद द्वारा रचित अंग्रेजी महाकाव्य है। यह महाभारत की एक कथा पर आधारित है। यह महाकाव्य महर्षि अरविंद ने देहावसान के समय अपूर्ण था, जिसमें कुल लगभग 24,000 पंक्तियां हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी श्री अरविंद बिल्कुल सही है।